हेलो बच्चों। बच्चों, मैंने आपको इससे पहले के जो वीडियो था उसमें बस तैयार वस्त्रों पर की जाने वाली परिसज्जा के बारे में बताया था, जिसमें मैंने परिसज्जा के वर्गीकरण बताए थे आपको। परिसज्जा का जब वर्गीकरण किया गया था तो उसमें एक परिसज्जा थी यांत्रिक और रासायनिक परिसज्जा, जो आपके सिलेबस में है, और जिसमें कि यांत्रिक परिसज्जा में जितने प्रकार थे वो मैंने आपको इससे पहले के वीडियो में बता दिया है। आज हम लोग अपने इस वीडियो में रासायनिक परिसज्जा के बारे में चर्चा करेंगे। रासायनिक परिसज्जा या एक स्थायी परिसज्जा होती है, यानी अगर एक बार इसको वस्त्र पर कर दिया जाता है तो ये काफी लंबे समय तक उस पर रहती है। जब तक वस्त्र खुद ही घिसकर कट-फट या फिर बेकार नहीं हो जाते, तब तक ये परिसज्जा वस्त्र पर बनी रहती है। ये परिसज्जा वस्त्र के बाह्य स्वरूप या संरचनात्मक विशेषता में वृद्धि लाती है, यानी कि इस परिसज्जा के द्वारा जो वस्त्र का बाह्य स्वरूप है वो बदल दिया जाता है, या उसकी जो संरचना है उसमें परिवर्तन ला करके इस परिसज्जा को किया जाता है, जो इसकी विशेषता को बढ़ा देता है। ये परिसज्जा कार्य विशेष के लिए की जाती है, यानी किसी कार्य के लिए ही इस पर विशेष परिसज्जा दी जाती है। इसे वेट यानी कि गीली परिसज्जा के नाम से भी जाना जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यांत्रिक परिसज्जा जो है वो सूखी परिसज्जा होती है और रासायनिक परिसज्जा जो है वो गीली परिसज्जा है। इसमें रसायनों का प्रयोग करके वस्त्रों पर परिसज्जा की जाती है। तो जो कुछ रासायनिक परिसज्जाएं आपके अपने सिलेबस में है इस बार, वो इस प्रकार है। पहला है ब्लीच, दूसरा मर्सराइजिंग, फिर वाटर प्रूफिंग, फायर प्रूफिंग, मूथ प्रूफिंग, सॉयल रिलीज फिनिश और एंटीसेप्टिक फिनिश। इन 7 परिसज्जाओं के बारे में आपको अपने इस वीडियो में आज मैं जानकारी दूंगी। अब हम लोग बात करते हैं पहली परिसज्जा ब्लीच, जिसे कि विरंजन भी कहा जाता है। यह परिसज्जा बेसिकली वस्त्रों पर सफेदी लाने के लिए की जाती है। आपने घर पर भी ब्लीच का प्रयोग किया होगा। ब्लीच सफेद वस्त्रों पर ही अधिकतर प्रयोग किया जाता है, या ऐसे वस्त्रों पर किया जाता है जहां से हमें दाग धब्बों को या अशुद्धियों को दूर करना होता है। जो वस्त्र का प्राकृतिक मटमैला रंग होता है, जैसे कुछ वस्त्र जो होते हैं वो भूरे रंग के होते हैं या काले रंग के होते हैं, या जो प्राकृतिक रंग के होते हैं, उन रंगों को दूर करने के लिए या वस्त्रों की बुनाई करते समय उन पे पड़ने वाले दाग धब्बों और अशुद्धियों को दूर करने के लिए ब्लीचिंग वस्त्र पर की जाती है। जब वस्त्र को करघे से उतारा जाता है, यानी जब उसकी बुनाई कंप्लीट कर ली जाती है, तो वस्त्र पर सर्वप्रथम ब्लीच करने की प्रक्रिया ही की जाती है, जिससे वस्त्र जो है वो सफेद हो जाता है और उस पर कोई भी परिसज्जा आसानी से की जा सकती है। सफेद वस्त्र यानी कि श्वेत वस्त्र देखने में भी सुंदर और आकर्षक होते हैं, और उन पर रंगाई, छपाई या नक्काशी की प्रक्रिया आसानी से और बहुत ही सुलभ तरीके से की जा सकती है, और उनका रूप भी उस पर निखर जाता है। विरंजक पदार्थ रेशों की प्रकृति के अनुकूल और उनके गुण धर्म के अनुरूप ही चुने जाते हैं। जब आप लोगों को मैंने रेशों के बारे में बताया था और बहुत से रेशों की विशेषताओं के बारे में बताया था, तो उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि किस प्रकार के रेशे पे कौन सा ब्लीच प्रयोग करना चाहिए, यानी कि हर प्रकार के रेशे पे एक ही ब्लीच का प्रयोग नहीं किया जा सकता। कुछ ब्लीच जो होते हैं वो अलग अलग रेशों पर अलग अलग अपना प्रभाव डालते हैं, इसलिए जो जिस रेशे से बना जो वस्त्र होगा उसके गुणधर्म को देखते हुए, उस रेशे के विशेषताओं को देखते हुए ही उन पर उस ब्लीच का प्रयोग किया जाएगा। वरना हो सकता है कि अगर हम इस बात का ध्यान ना रखें तो ये परिसज्जा करते समय हमारा जो बुना वस्त्र है उस पर क्षति पहुंचे, या वो उस पर हानिकारक प्रभाव डाले। इसलिए जो ब्लीच की परिसज्जा है वो रेशे के गुणधर्म को देखते हुए ही की जानी चाहिए। तो ब्लीच में हम लोग क्या करते हैं, जो वस्त्र है उसको सफेद करने और उसकी अशुद्धियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है ब्लीच की परिसज्जा में। अब हम लोग आ जाते हैं मर्सराइजिंग परिसज्जा में। मर्सराइजिंग एक ऐसी परिसज्जा है जो खुरदरी सतह वाले वस्त्रों को चिकनाहट और चमक उत्पन्न करने के लिए की जाती है। जैसा कि मैंने आपको यांत्रिक परिसज्जा में भी बताया है कि उसमें कुटाई की जाती है, ये कुछ कुछ वैसी ही परिसज्जा है। इसमें भी जो वस्त्र की सतह खुरदरी होती है या उन पे कम चमक होती है, और जब हम लोग मर्सराइजिंग की प्रक्रिया या मर्सराइजिंग परिसज्जा उस पर करते हैं तो ये खुरदरापन जो है वो स्मूथ हो जाता है, समतल हो जाता है, रेशे जो हैं वो मुलायम हो जाते हैं और उन पर एक चमक आ जाती है। ये एक स्थायी परिसज्जा है, और जो यांत्रिक विधि से हम लोग कुटाई की परिसज्जा कर रहे थे वो परिसज्जा हमारी स्थायी परिसज्जा में नहीं आती है। इसमें होता क्या है कि एक अविरल प्रक्रिया जो
घोल होता है कास्टिक सोडा का, उसे विशेष रूप से तैयार किया जाता है और इसी कास्टिक सोडा के घोल में वस्त्र को डुबोया जाता है और एक समान दाब और तनाव उस वस्त्र पर दिया जाता है। यानी कि जब हम लोग कास्टिक सोडा के घोल में वस्त्र को डुबोते हैं और निकालते हैं तो उस समय वस्त्र पर जो ताप दिया जाता है, जो दबाव डाला जाता है या जो खिंचाव होता है वो एक समान मात्रा में दिया जाता है। इससे क्या होता है कि जो वस्त्र के रेशे होते हैं वो फूल जाते हैं और उन पर जो दबाव पड़ता है, यानी कि जब रेशों को दबाया जाता है तो वो फूले हुए रेशे चपटे हो जाते हैं और जो चपटे होने से जो वस्त्रों की खाली जगह थी, यानी कि जो छिद्र हमें दिखाई दे रहे थे वस्त्र में, वो भर जाते हैं, उनकी बुनाई सघन हो जाती है। तो क्या हुआ, जो हम लोग कुटाई में करते थे कि जब वस्त्रों को कूटा जाता था तो उनके रेशे चिपटे हो जाते थे और वस्त्र की संरचना सघन हो जाती थी और वस्त्र समान दिखाई देने लगता था, यानी कि जो खुरदरी सतह थी वो अब चिकनी हो जाती है, समान हो जाती है। वही हम लोग यहाँ पे करते हैं, बस फर्क क्या होता है कि इसको हम लोग कास्टिक सोडा के घोल में डुबो करके तब उस पे समान ताप और दाब दे करके ये परिसज्जा की जाती है, जिससे रेशे फूल जाते हैं और फूलने के बाद दबाव पड़ने से वो चपटे हो जाते हैं। चपटे होकर के जो वस्त्र की बुनाई होती है, उनके जो छिद्र होते हैं वो बंद हो जाते हैं और वस्त्र की संरचना सघन हो जाती है। ये इस प्रक्रिया द्वारा या इस परिसज्जा द्वारा जो वस्त्र होता है उसकी मजबूती 20% से भी ज्यादा बढ़ जाती है। यानी वो मजबूत तो होता ही है लेकिन इस परिसज्जा के द्वारा उसकी मजबूती और ज्यादा बढ़ जाती है और वस्त्र, उससे बना वस्त्र टिकाऊ होता है और उनमें सिल्क के समान चमक आ जाती है। यानी कि जो चमक है उस वस्त्र की वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो उस वस्त्र की मजबूती और टिकाऊपन भी इस परिसज्जा के साथ साथ बढ़ जाता है। यानी ब्लीच की परिसज्जा में हम लोगों ने उस पर सफेदी लाने का प्रयास किया, मॉइस्चराइजिंग की परिसज्जा में हम लोग वस्त्र की सतह को चिकना और चमक वाला बनाते हैं, साथ ही उसकी मजबूती और उसका जो टिकाऊपन है वो भी बढ़ जाता है। अब हम लोग बात करते हैं वाटर प्रूफिंग, यानी कि जल भेद जो जल को मतलब जिसमें कि जल जो है वो वस्त्र के अंदर ना जाए। वाटर प्रूफिंग सभी ने इसके बारे में सुना होगा और अक्सर बरसात के समय में ऐसे वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है जिससे कि जो बारिश का पानी है वो हमारे शरीर को भिगो ना सके या हमारे जो वस्त्र हैं उनको भिगा ना सके। इन वस्त्रों का उद्देश्य पानी के प्रवेश को रोकना होता है कि पानी जो है वो अंदर ना पहुंच पाए। जल भेद परिसज्जा में वस्त्र की सतह पर रबर अथवा प्लास्टिक की रासायनिक रॉल की तह जमा दी जाती है, या तो रबर की तह जमाई जाती है या कोई ऐसी प्लास्टिक की रासायनिक रॉल जमाई जाती है जिससे कि उसकी जो बुनाई के छिद्र होते हैं वो बंद हो जाते हैं वस्त्र की, और जो वस्त्र के रेशे होते हैं वो उस रॉल से पूरी तरह से ढक जाते हैं और पानी इनके अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। एक तरीके से ये समझ लीजिए कि आप एक वस्त्र को लीजिए, नॉर्मल साधारण कपड़े को लीजिए और उस कपड़े के ऊपर मोम को पूरी तरह से पिघलाकर दोनों साइड से डाल दीजिए। अब जब उस कपड़े पर दोनों साइड से मोम पड़ जाएगा और आप उसके ऊपर पानी डालेंगे तो पानी फिसल कर बाहर निकल जाएगा, वो उस वस्त्र के अंदर प्रवेश नहीं करेगा तब तक जब तक कि वो मोम टूटे ना, या फिर वो जो प्लास्टिक या रबर की सीट है वो बीच से क्रैक ना हो, तब तक पानी उसके अंदर प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन कुछ ऐसे रसायन भी हैं जिनका प्रयोग करके पूर्णतः ऐसे वस्त्र बनाए जाते हैं जिनमें कि जो कि देखने में पूरे प्लास्टिक की तरह होते हैं और उनके अंदर पानी प्रवेश नहीं करता है। लेकिन ऐसे वस्त्र स्वास्थ्य की दृष्टि से या आराम की दृष्टि से अच्छे नहीं माने जाते क्योंकि उनमें अंदर हवा भी प्रवेश नहीं कर पाती और एक घुटन सी महसूस होने लगती है। तो वाटर प्रूफिंग वस्त्र ऐसे वस्त्र होते हैं जिनका जिनका जिन परिसज्जा ऐसे वस्त्रों पर परिसज्जा की जाती है वाटर प्रूफिंग की, जिसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ पानी को अंदर जाने से रोकना होता है। पानी का प्रवेश रोकना वाटर प्रूफिंग की परिसज्जा का उद्देश्य है। अब हम लोग बात करते हैं फायर प्रूफिंग, यानी कि अज्वलनशील, जिसमें आग जल्दी ना पकड़े। ऐसे वस्त्र जो अग्नि से अप्रभावित रहते हैं उन्हें फायर प्रूफिंग कहते हैं, या फायर प्रूफिंग परिसज्जा के द्वारा ऐसे वस्त्र तैयार किए जाते हैं। इन्हें बनाने के लिए साधारण वस्त्र के दोनों ओर, जैसे हम लोग वाटर प्रूफिंग में बना रहे थे वैसे ही यहाँ पर भी साधारण वस्त्र के दोनों ओर ऐसे मसाले लगाते हैं, या उस मसाले में एक मसाला अमोनियम सल्फेट का भी है, दोनों तरफ ऐसे लगाकर जमा दिया जाता है जिससे कि अग्नि उससे वस्त्र को नहीं पकड़ती है। जो अमोनियम सल्फेट का घोल होता है उस पर आग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता
और आग जो है वो वस्त्र को क्षति नहीं पहुंचाती है। मसाले का मोटा स्तर जो है वस्त्र के धागों की रक्षा करता है, उन्हें जलने नहीं देता है, उन्हें क्षतिग्रस्त नहीं होने देता है। इससे वस्त्र की कोमलता भी नष्ट नहीं होती। जो अमोनियम सल्फेट होता है, ये जो वस्त्र के रेशे होते हैं, ना तो उन्हें कड़ा बनाता है, ना ही उनको कोई क्षति पहुंचाता है। इसलिए इन्हें पहनकर कार्य करना भी असुविधा पूर्ण नहीं होता है। उन्हें पहनकर कार्य करना आपको आराम महसूस होगा। तो जो अग्नि से अप्रभावित वस्त्र हैं, यानी जो अग्नि से प्रभावित करने के लिए जो परिसज्जा की जाती है वस्त्रों पर, वो बेसिकली वस्त्र के दोनों तरफ वही मसालों का घोल लगा दिया जाता है। ऐसे मसाले जिनको की आग जल्दी ना पकड़े, या फिर जिनसे जो धागे हैं वस्त्र के उन पर कोई क्षति ना पहुंचे। तो वाटर प्रूफिंग में पानी से बचाने के लिए परिसज्जा, और फायर प्रूफिंग में आग से बचाने के लिए ये रासायनिक विशेष परिसज्जाएं की जाती है। अब हम लोग बात करते हैं मूथ प्रूफिंग। मूथ प्रूफिंग मतलब कीड़ों से रक्षा। बहुत से ऐसे वस्त्र होते हैं जिन पर कीड़े जल्दी लग जाते हैं, जैसे रेशम का वस्त्र है, ऊनी वस्त्र है। इन वस्त्रों पर कीड़े बहुत जल्दी लग जाते हैं। वैसे तो हम लोग इनको बचाने के लिए इन्हें अच्छे से धूप में सुखाना, नीम की पत्तियां हैं, कुनैन की गोलियां हैं, और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कपड़े के साथ रख करके हम लोग उनकी कीड़ों से रक्षा करते हैं। लेकिन इसके साथ ही कुछ स्थायी परिसज्जा की जाती है वस्त्रों पर, जिसके कारण कीड़े उनके पास नहीं भटकते। वस्त्रों को कीड़ों से बचाने के लिए ये परिसज्जा की जाती है, मूथ प्रूफिंग की परिसज्जा वस्त्रों को कीड़ों से बचाने के लिए की जाती है। इसमें वस्त्र की सतह पर कुछ विषैले रसायनों को लगा दिया जाता है। ये रसायन कीड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, शरीर को क्षति नहीं पहुंचाते हैं। यह रसायन कीड़ों के लिए जो कीटाणु होते हैं, जो कीड़े होते हैं, उनके लिए विष के समान निषेध सिद्ध होता है, विष के समान होता है, इसलिए कीड़े उनके समीप नहीं जाते। यानी इस रसायन से कुछ ऐसी महक आती रहती है जो कीड़ों को उनके समीप नहीं आने देती है, और ये महक इस वस्त्रों से लगातार आती रहती है। इसलिए जो मूथ प्रूफिंग की परिसज्जा होती है, वो वस्त्र कुछ अलग तरीके से महकते भी रहते हैं। यह एक स्थायी परिसज्जा है। इस परिसज्जा के साथ जब हम वस्त्रों का रख रखाव करते हैं, तो हमें कोई अतिरिक्त ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो मूथ प्रूफिंग की परिसज्जा यानी कि वस्त्रों को कीड़ों से बचाने के लिए की जाने वाली परिसज्जा है, एक रासायनिक परिसज्जा है। फिर हम लोग बात करते हैं सॉयल रिलीज फिनिश की। सॉयल रिलीज फिनिश यानी कि वस्त्रों को गंदा होने से बचाना। आज के समय में जब व्यक्ति मशीन की तरह कार्य कर रहा है, लगातार दिन रात वो काम करता रहता है, और इतना प्रदूषण हो रहा है, इतनी धूल गंदगी हो रही है, तो जो डिमांड है वो इस तरफ भी जाती है लोगों की कि हम ऐसे वस्त्रों का चयन करें जो जिन पर लगे हुए दाग धब्बे आसानी से छूट जाए, या फिर जिन पर दाग धब्बे आसानी से ना लगे। तो इस डिमांड को पूरा करने के लिए सॉयल रिलीज फिनिश किया जाता है कपड़े पर, यानी कि सॉयल धूल गंदगी से बचाने के लिए परिसज्जा की जाती है कपड़ों पर। और इस परिसज्जा का जो मकसद होता है वो सिर्फ इतना होता है कि वस्त्र शीघ्र गंदे ना हो। इनमें जो धूल के कणों के सटने से बने तैलीय धब्बे होते हैं, उनको आसानी से छुड़ाया जा सकता है इस तरह की परिसज्जा वाले वस्त्रों से। और सबसे जो अच्छा गुण है इसका, वो ये है कि ये जो कपड़ा होता है ये धूल कणों से विलग्न रहता है। इन पर धूल कण जल्दी चिपकते ही नहीं है। जब चिपकते नहीं है तो वस्त्र जल्दी आपको गंदा नहीं दिखता है, और अगर गंदा हो भी जाता है या उस पर कुछ धब्बे पड़ जाते हैं, तो उनको आसानी से घर में ही धुल करके हटाया जा सकता है। मूथ प्रूफिंग जो हमारे वस्त्र हैं उनको कीड़ों से बचाने के लिए की जाती है, और सॉइल रिलीज जो परिसज्जा है वो वस्त्रों पर गंदगी या धूल कणों को दूर करने के लिए की जाती है कि उन पर धूल कण ना चिपके या वो वस्त्र जल्दी गंदे ना हो। अब हम लोग बात करते हैं रासायनिक परिसज्जा में एंटीसेप्टिक परिसज्जा की, जो सबसे इम्पोर्टेंट परिसज्जा मानी जा रही है, और आजकल इस परिसज्जा का बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि ये समय जो है, इस समय जो कोविड-19 बहुत ज्यादा चर्चा में है, और सभी लोग इससे बचाव के लिए अपने अपने घरों में रह रहे हैं। तो ये जो एंटीसेप्टिक वस्त्र बनाए जाते हैं, ये निसंक्रमित वस्त्र होते हैं, और इन पर बैक्टीरिया का प्रभाव या वायरस का प्रभाव जल्दी नहीं होता है। यह परिसज्जा कुछ विशेष प्रयोजन के लिए की जाती है, यानी कुछ विशेष कार्यों के लिए ही यह परिसज्जा की जाती है। इसमें वस्त्र की सतह पर एंटीसेप्टिक घोल लगाया जाता है।
जैसे अभी तक मैंने बताया कि जब हम अग्नि से बचने के लिए या जल से बचने के लिए परिसज्जा करते हैं तो उन पर हम लोग कुछ ऐसे घोल लगा देते हैं वस्त्र की दोनों सतह पर, जिससे कि पानी या आग उनको प्रभावित नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह के वस्त्रों की सतह पर भी एंटीसेप्टिक का घोल लगा दिया जाता है, जिसके कारण बैक्टीरिया इन कपड़ों को इन कपड़ों से अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। ये एक स्थायी परिसज्जा होती है। इसका प्रयोग डॉक्टर के काम में आने वाले कपड़े और पट्टी आदि बनाने के लिए किया जाता है। जो डॉक्टर्स के कपड़े होते हैं या उनकी जो पट्टियां होती हैं जो प्रयोग में लाई जाती हैं, वो सारी एंटीसेप्टिक पट्टियां होती हैं। वो निसंक्रमित होती हैं, उनमें किसी प्रकार के संक्रमण का कोई खतरा नहीं होता है। इन वस्त्रों को धुलने से भी यह गुण समाप्त नहीं होता है, बल्कि इनका ये जो एंटीसेप्टिक का गुण होता है ये इनमें स्थायी रूप से बना रहता है। अतः प्रयोग करने के बाद इन वस्त्रों को धुल करके पुनः प्रयोग किया जा सकता है। यह वस्त्र स्वतः निसंक्रमण के गुण वाले होते हैं, यानी कि इनमें संक्रमण का कोई खतरा नहीं होता है। तो एंटीसेप्टिक परिसज्जा जो होती है ये विशेष उद्देश्य से की जाती है। बेसिकली जो हमारा मेडिकल स्टाफ है उसके लिए बनाए जाने वाले वस्त्रों या मेडिकल के काम में आने वाले चीजों के लिए ये परिसज्जा की जाती है, क्योंकि ये जो परिसज्जा है इससे जो वस्त्र बनते हैं वो वस्त्र निसंक्रमित होते हैं, उनपे किसी प्रकार के संक्रमण का कोई खतरा नहीं होता है। इसलिए ये जो डॉक्टर्स होते हैं वही इसका प्रयोग करते हैं, ज्यादातर प्रयोग करते हैं। तो ये तो थी आपकी कुछ रासायनिक सज्जाएं जो आपके सिलेबस में थी, और मैंने उम्मीद की है, मतलब कोशिश की है कि आपको पूरी तरह से ये परिसज्जाएं समझ में आ जाएं। और जो यांत्रिक परिसज्जा थी वो भी मैंने आपको बता दी, रासायनिक परिसज्जा भी हो गई। तो आपका जो परिसज्जा वाला चैप्टर है वो यहाँ पर खत्म हो जाता है। आगे आपको जो आवश्यकता हो, यानी कि जो चैप्टर्स या जो टॉपिक आपको समझ में ना आ रहे हो और जो आप उन्हें जानना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे बता दीजिएगा ताकि मैं आपको आगे उनके बारे में जानकारी दे सकूं। धन्यवाद।